22 नवंबर 1963 उत्तरी टेक्सास का शहर डलास। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी खुली कार में भारी सुरक्षा के बीच सड़क से गुजर रहे थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ उनके सीक्रेट सर्विसेज की टीम भी साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, पूरे रूट को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए FBI की टीम पूरे रूट की निगरानी में लगी हुई थी। भरी दोपहर में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को छूने को बेताब थी और उसी वक्त राष्ट्रपति का काफिला बीबी प्लाजा के सामने पहुंचता है। तभी दो गोलियां चलती हैं। एक राष्ट्रपति के सिर में लगती है और दूसरी उनके गर्दन को भेदती हुई निकल जाती है। CIA के अधिकारियों ने फुर्ती दिखाते हुए एक 24 साल के युवक को घटना स्थल से गिरफ्तार करते हैं। इस युवक का नाम था ली हार्वी ओसवाल्ड। CIA, FBI और सिक्योरिटी सर्विसेज की टीम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सिर्फ एक युवक को गिरफ्तार कर पाती है जो खुद को बेकसूर बता रहा था। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक युवा ने अकेले अपने ही दम पर अमेरिका और दुनिया के सारे खुफिया एजेंसीज को चकमा देकर दुनिया के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट को चंद मीटर की दूरी से शूट कर दिया? आइए आज के इस वीडियो में 61 साल पुराने इस मर्डर मिस्ट्री को डिटेल में समझते हैं। जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका ने बहुत ही कम अरसे में खो दिया था। एक राष्ट्रपति जिसने अपने शासनकाल में क्यूबा मिसाइल संकट देखा, जर्मनी में बर्लिन की दीवार खड़ी होती देखी। इतना ही नहीं, वियतनाम का युद्ध की शुरुआत भी उनके शासनकाल में ही हुआ था। एक युवा राष्ट्रपति तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहा था, लेकिन उनकी जनता के सामने ही बेरहमियों से उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया। इस खूनी दिन न सिर्फ एक लोकप्रिय नेता का अंत हुआ, बल्कि अमेरिका षड्यंत्र की गहरी और अंधेरी गलियों में खो गया। कभी शक की सुई रूस के तरफ गई तो कभी पड़ोसी देश क्यूबा पर। FBI ने करीब 25,000 इंटरव्यूज और हजारों जांच के बाद यह दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या में ली ऑसवाल्ड ही शामिल था। सवाल यह भी था कि यह वारदात एक व्यक्ति की कुंठा थी या कोई बड़ी साजिश। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल कई कारणों से मिल रहा था। प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से ट्रेडमार्ट जाना था। ट्रेडमार्ट जाने के लिए सीधा साधा फास्ट रूट अवेलेबल था, लेकिन उनके कैवलकेड को शहर के बीचों बीच से क्यों लाया गया? इस रूट को किसने प्लान और अप्रूव किया था? यह भी सोचने वाली बात है कि मात्र 1 महीना पहले ही ली ऑसवाल्ड को एक फोन कॉल पर ही बुक डिपॉजिटरी में नौकरी मिली थी, जहां से प्रेसिडेंट पर गोली चलाई गई थी। प्रेसिडेंट के मौत के फौरन बाद पोस्टमार्टम कराने की कोशिश नहीं की गई। प्रेसिडेंट की बॉडी को एयरफोर्स 1 में रखा जाता है। एयरफोर्स 1 में उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट के बॉडी को लेकर एयरफोर्स 1 को वाशिंगटन के लिए उड़ान भरना था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन इस बात पर अड़े थे कि पहले उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाए। आनन फानन में जॉनसन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन भी शक के दायरे में थे। यह भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या एक अनजान महिला की वजह से और उलझ गई, जो कि मर्डर के समय वहां नजर आई थी। इसे द बबूस्का लेडी कहते हैं। जब कैनेडी को गोली लगी उस समय महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाला एक हथियार था। यह महिला कौन थी या कभी पता नहीं चला और ना ही यह साफ हो पाया कि उसके हाथ में कैमरा था या वेपन। प्रेसिडेंट JF कैनेडी की मौत से जहां एक तरफ लाखों लोग बहुत दुखी थे, वहीं दूसरी तरफ इस केस का ढीला ढाला इन्वेस्टिगेशन लोगों के ढेर सारे सवालों का जवाब देने में नाकाम रहती है। US की टॉप सीक्रेट एजेंसीज इस इन्वेस्टिगेशन को कभी सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और बहुत सारे एविडेंस पर ध्यान ही नहीं दिया। वेन्यू सिलेक्शन से लेकर मर्डर इन्वेस्टिगेशन तक सभी कुछ सवालों के घेरे में था।
प्रेसिडेंट JF कैनेडी को टेक्सास के शहर डलास में एक पॉलिटिकल स्पीच देने जाना था। स्पीच के लिए 2 वेन्यू आइडेंटिफाई की गई थी, पहला ट्रेड मार्ट और दूसरा विमेंस बिल्डिंग। व्हाइट हाउस का रिकमेंडेशन था कि विमेंस बिल्डिंग में प्रेसिडेंट अपना स्पीच दे, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनेली चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेड मार्ट जाए। इसकी वजह थी ट्रेड मार्ट में अवेलेबल बड़ा ओपन स्पेस। वहीं दूसरी तरफ विमेंस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था कि प्रेसिडेंट के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। फाइनली 14 नवंबर को मर्डर से 8 दिन पहले ट्रेड मार्ट को वेन्यू के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद अब बारी थी एयरपोर्ट से वेन्यू तक पहुंचने के लिए रूट फाइनल करने की। जनरली प्रेसिडेंट के कैवलकेड को फास्ट और सेफ रूट ही प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा ही एक रूट था शहर के बाहर। शहर के बाहर से प्रेसिडेंट को इजीली और सेफली ट्रेड मार्ट तक ले जाया जा सकता था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस सेफ और फास्टेस्ट रूट को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी, जहां से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, इसके बराबर से गुजरने वाले रूट को सेलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? तो इसका जवाब है नहीं। इस रूट को स्वयं प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने ही सेलेक्ट किया था। वे जनता के बीच से गुजरना चाहते थे और उनका अभिवादन स्वीकार करना चाहते थे। शक की सुई टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनेली पर भी जाती है, क्योंकि ट्रेड मार्ट का नाम उन्होंने ही सजेस्ट किया था। उनके इंटेंशन पर शक इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ वे भी कार में अपनी पत्नी के साथ सवार थे। उन्हें भी गोली लगती है पर उनकी जान बच जाती है। दूसरा कारण यह भी है कि गवर्नर पहले से ही इस रूट को अपोज कर रहे थे। वे चाहते थे कि प्रेसिडेंट का कारवां को शहर के बाहर से ही ट्रेड मार्ट तक ले जाया जाए। पर कोई तो था जो इन सभी चीजों को बहुत बारीकियों से ऑब्जर्व कर रहा था और अपनी प्लानिंग बना रहा था। आश्चर्य की बात है कि प्रेसिडेंट जिस जगह पर स्पीच देने वाले थे, उसकी जानकारी 3-4 दिन पहले ही पब्लिक को दी गई थी। स्कूल बुक डिपॉजिटरी, जहां से प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाई गई थी, वहां 2 महीने पहले कुछ अजीब सी घटना घटती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेसिडेंट के मूवमेंट की सारी जानकारियां कोई तो लीक कर रहा था। 2 महीने पहले बुक डिपॉजिटरी में अचानक स्टाफ की शॉर्टेज होने लगती है। सितंबर 1963 को वास्ले फ्रेजियर नामक एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से जॉब के लिए कॉल आता है। उसे बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। वो अगले ही दिन 13 सितंबर 1963 को बुक डिपॉजिटरी पहुंचता है और उसे फौरन जॉब पर रख लिया जाता है। ठीक 1 महीना बाद वास्ले का पड़ोसी बुक डिपॉजिटरी के सुपरिटेंडेंट को जॉब के लिए फोन करता है और आश्चर्य की बात है, उसे भी जॉब पर रख लिया जाता है। वास्ले का पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि ली ऑसवाल्ड था। या वही व्यक्ति था जो प्रेसिडेंट के मर्डर का मुख्य आरोपी था। ली ओसवाल्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके कारण उसका डेली इरविंग शहर से अप डाउन करना काफी मुश्किल था। इसलिए वह डलास में एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगता है। वह वीकेंड में वास्ले के साथ अपने घर इरविंग जाता था और मंडे को वापस वास्ले के साथ ऑफिस ज्वाइन करता था। करीब 1 महीने तक यही रूटीन चलता रहा। प्रेसिडेंट के हत्या के 1 दिन पहले 21 नवंबर 1963 को यह रूटीन टूट गया। 21 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन ही ऑसवाल्ड अपने पड़ोसी वास्ले के साथ इरविंग चला गया। उसका कहना था इस वीकेंड वह डलास में ही रहना चाहता है। अगले दिन सुबह फ्राइडे को जब ली ऑसवाल्ड ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक लंबा पेपर बैग था। ली ऑसवाल्ड का कहना था कि इसमें कुछ कर्टन रॉड्स है जिसे वह अपने रूम में लगाने के लिए ले जा रहा है। प्रेसिडेंट के हत्या से सिर्फ आधा घंटा पहले ली ऑसवाल्ड बुक डिपॉजिटरी के 6ठे मंजिल पर अपने सहकर्मियों के साथ था। 12:30 बजे सभी सहकर्मी फर्स्ट फ्लोर पर लंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन ओसवाल्ड 6th फ्लोर पर ही रुक जाता है। राष्ट्रपति का अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्याओं में लोग उपस्थित थे। प्रेसिडेंट का कैवलकेड 12:30 बजे बुक डिपॉजिटरी के पास पहुंचता है।
जैसे ही प्रेसिडेंट की गाड़ी बुक डिपॉजिटरी से लेफ्ट टर्न लेती है, पूरा एरिया बुलेट की आवाज से गूंज उठता है। एक गोली प्रेसिडेंट के गर्दन पर लगती है और दूसरी उनकी सर पर। प्रेसिडेंट का ड्राइवर गाड़ी को स्पॉट से भगाता हुआ हॉस्पिटल लेकर आता है, पर प्रेसिडेंट की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। प्रेसिडेंट के काफिले में शामिल एक पुलिस ऑफिसर ने बुक डिपॉजिटरी के 6ठे मंजिल से किसी को फायर करते देखा था। सिक्योरिटी सर्विसेज और FBI की टीम बिना समय बर्बाद किए 6th फ्लोर पर पहुंचती, पर वहां कोई नहीं था। पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। सभी एम्प्लॉइज को बुक डिपॉजिटरी से बाहर जाने से रोक दिया जाता है। बुक डिपॉजिटरी के सर्च ऑपरेशन में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। बुक डिपॉजिटरी के सभी एम्प्लॉइज ऑफिस में थे, पर ली ऑसवाल्ड ऑफिस में नहीं था। ली ऑसवाल्ड काम को अंजाम देकर ऑफिस से फरार हो गया था। ली ऑसवाल्ड भागकर करीब के एक मूवी थिएटर में जाकर छुप जाता है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और उसे ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है। अगले कुछ दिनों तक FBI, CIA और पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। इतने हाई प्रोफाइल केस की रिकॉर्डिंग किसके कहने पर नहीं हुई, या आज भी रहस्य है। ली ऑसवाल्ड पूर्व नौसैनिक और एक स्वघोषित मार्क्सवादी था। उसने 1959 में सोवियत संघ की यात्रा की थी और 1962 तक वहीं रुका था। ली ऑसवाल्ड के मार्क्सवादी प्रेम के चलते कुछ लोगों का मानना था कि केनेडी की हत्या में क्यूबा का हाथ था। ऑसवाल्ड ने प्रेसिडेंट की हत्या क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो को खुश करने के लिए किया था। परंतु आश्चर्य की बात है कि गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही ऑसवाल्ड को जब कंट्री जेल से शिफ्ट किया जा रहा था, तभी डलास में नाइट क्लब चलाने वाले जैक रूबी नामक एक शख्स ने मीडिया वालों के सामने ही ऑसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में जैक रूबी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह केनेडी की हत्या से दुखी था, इसीलिए गुस्से में उसने ऑसवाल्ड की हत्या कर दी। प्रेसिडेंट की हत्या में शामिल इतने बड़े प्राइम सस्पेक्ट की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हजारों सवालों को जन्म देती है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती है। जैक रूबी भी कुछ दिनों बाद जेल में सुसाइड कर लेता है। इस घटना के बाद केनेडी की हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के असैसिनेशंस की कई और थ्योरीज भी सामने आई। इसमें से एक बहुत चर्चित थ्योरी यह भी थी कि क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो ने केनेडी की हत्या करवाई थी। इस थ्योरी को इसलिए बल मिल रहा था क्योंकि इस दौर में अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते में बहुत तल्खी आ गई थी। 1952 से 1959 तक क्यूबा पर फुलेंसियो बतिस्ता का तानाशाही शासन था। बतिस्ता को अमेरिका का सपोर्ट था। बतिस्ता की दमनकारी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1956 में क्यूबाई क्रांति को जन्म दिया और इस क्रांति के जननायक के रूप में उभरे फिदेल कास्त्रो। इस क्रांति ने बतिस्ता की सरकार को उखाड़ फेंका और फिदेल कास्त्रो क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बन गए। यह दौर कोल्ड वॉर का था। क्यूबा और सोवियत यूनियन के गठबंधन ने क्यूबा और अमेरिका तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। 1961 में केनेडी के शासनकाल के दौरान क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देता है। यह हमला बुरी तरह से नाकाम रहता है। क्यूबा की आर्मी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी फ्रंट को, जिसे अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त था, उसे धूल चटा दी। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। अमेरिका और रूस के बीच हो रहे कोल्ड वॉर ने क्यूबा को एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था। इस दौर में क्यूबा और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। इसी का फायदा उठाकर रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में तैनात कर दिए थे। आश्चर्य की बात है कि मिसाइल का रुख अमेरिका की तरफ था, यानी अमेरिका अब डायरेक्ट परमाणु हमले के जद में आ गया था। केनेडी ने बहुत सख्ती से इस घटना की प्रतिक्रिया दी। यूएस और रूस के बीच एक समझौता होता है और रूस न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा से हटा लेता है। इस संकट ने फिदेल कास्त्रो के खिलाफ केनेडी की आक्रामक नीतियों को और साफ कर दिया। केनेडी की हत्या के बाद ऐसा अंदेशा जाहिर किया गया कि शायद फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा मिसाइल संकट के जवाब में केनेडी की हत्या की योजना बनाई। एक दूसरी थ्योरी यह भी है कि केनेडी की हत्या में रशिया की खुफिया एजेंसी KGB का हाथ है।
रूस ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए थे, पर कैनेडी के टफ नेगोशिएशन के कारण रूस को न्यूक्लियर मिसाइल हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समझौता के बाद कैनेडी की टफ इमेज अमेरिका में ही नहीं बल्कि रसिया में भी बढ़ने लगी थी। कैनेडी के बढ़ते साख को देखते हुए रसिया के प्रेसिडेंट ने कैनेडी को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। हालांकि इस आरोप को लेकर भी कोई पुख्ता सबूत सामने कभी नहीं आए। 2017 में तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडी की हत्या से जुड़ी 2800 गोपनीय फाइल सार्वजनिक करने का आदेश देते हैं। ट्रंप सरकार ने सुरक्षा कारणों से कुछ फाइल्स को सार्वजनिक करने से मना कर दिया था। माना जा रहा था कि गोपनीय फाइल्स जारी होने के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या से जुड़ी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हत्या की जांच और उसके नतीजों ने अमेरिकी समाज पर गहरा असर डाला और कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हो सकता है ली ओसवाल्ड की गोली ने कैनेडी की जिंदगी को खत्म किया हो, पर जो षड्यंत्र का ताना बाना बुना गया वो आज भी अनसुलझा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।